Hi, today we are going to study about force and laws of motion, which is chapter second of physics of class 9. So हम लोग यहाँ पे आज चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का देखो सबसे पहला टर्म क्या है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। किसी चीज को पुश करना या किसी चीज को पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। जैसे पुश करना इट मीन्स किसी चीज को धक्का देना, पुल करना किसी चीज को खींचना। तो ये आपका क्या हुआ? फोर्स हुआ। अब फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, जिसको कि हम लोग एन से डिनोट करते हैं। देन आफ्टर देखो फोर्स के दो टाइप हुए, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। बैलेंस्ड फोर्स क्या हुआ? जिसमें नेट मोशन जीरो हो। अनबैलेंस जिसमें नेट मोशन जीरो ना हो। बैलेंस क्या हुआ? कैन चेंज शेप। अनबैलेंस प्रोड्यूस मोशन इन बॉडी। भैया बताओ ये कैसे? विद एन एग्जांपल तो मैं बताती हूँ। देखो नेट मोशन जीरो की बात हो रही है। सपोज ये जो मेरा हाथ है इसके पास 5 न्यूटन का फोर्स है। मैं न्यूटन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। इसके पास 5 यूनिट का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है, और इसके पास 5 न्यूटन का फोर्स है। दोनों के पास ही 5 न्यूटन का फोर्स है। ये एक्स पर्सन, इसको वाई पर्सन मानो। मार्कर को ये दोनों एकदम इक्वली फोर्स से खींचेंगे तो मार्कर किसकी तरफ जाएगा? एनी गेसेस? किसी की तरफ नहीं जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि दोनों के पास इक्वल फोर्स है। तो इसमें नेट मोशन तो जीरो आ रहा, कोई मोशन तो होगा नहीं इसमें, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। कैन चेंज शेप क्यों बोला गया? अब ये इस वजह से बोला गया, मान लो मार्कर मेरा स्ट्रेचेबल होता तो क्या होता? ये किसी की तरफ तो जाता नहीं, लेकिन क्या होता? ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाता, थोड़ा बढ़ जाता, हो सकता था। तो ये डिफाइन। देन आफ्टर अनबैलेंस क्या होता है? नेट मोशन जीरो नहीं होता। मान लो अब इस वाले हाथ के पास 10 न्यूटन का फोर्स है, इस वाले के पास 5 न्यूटन का, तो ये क्या करेगा? मार्कर को अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, जस्ट बिकॉज इसके पास ज्यादा फोर्स है। अब इसमें जो है प्रोड्यूस मोशन इन बॉडी, तो भाई सही है। अगर ये कोई इस चीज को खींच रहा है, मार्कर आपका उधर जा रहा है, तो रेस्ट पोजीशन में तो जाएगा नहीं, किसमें जाएगा? एज अ मोशन पोजीशन में जाएगा। फिर देन आफ्टर अब कैसे पता चलेगा? अब उसके इफेक्ट की बात करते हैं। तो इफेक्ट क्या है? कैन चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, और किसी स्टॉप ऑब्जेक्ट को मूविंग में भेज सकता है। बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन डू दीज थिंग्स। देन आफ्टर इनर्शिया क्या होता है? तो देखो इनर्शिया होता है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ एन यूनिफॉर्म मोशन। रेजिस्ट का क्या मतलब होता है भाई? ये जानो, रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना। मतलब ये इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है या कोई बॉडी मोशन में है, तो वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो क्या करेगी कि अप्लाइंग फोर्स, अगर हम उसमें फोर्स भी लगाएंगे तब भी वो इसी पोजीशन में रहेगी, रेस्ट में और यूनिफॉर्म में। मतलब बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म। अब इसके भी दो टाइप हुए इनर्शिया के। पहला टाइप हुआ आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा टाइप हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? टेंड टू रिमेन इन रेस्ट, मतलब टेंड टू रिमेन इन रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? टेंड टू रिमेन इन मोशन। रिमेन इन रेस्ट होगा, यहाँ पे आप रेस्ट लिख लो, ठीक। टेंड टू रिमेन इन रेस्ट और ये टेंड टू रिमेन इन मोशन। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर आपका रेस्ट में है तो इनर्शिया जो है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो क्या कहता है? बाय अप्लाइंग फोर्स वो रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है? बाय अप्लाइंग फोर्स वो मोशन का मोशन में ही रहेगा। फिर आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जिसको भी हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? इनर्शिया भी कहते हैं। अब बोलो भाई इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? तो लॉ ऑफ इनर्शिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि आप कंपेयर करो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया को कंपेयर करो, इसमें डेफिनेशन को देखो क्या है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस टू कंपेयर चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइंग फोर्स।
मतलब, और ये देखो इनर्शिया क्या बोल रहा था कि चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, रेजिस्ट द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। तो वही चीज ये भी बोल रहा है, वही चीज वो भी बोल रहा है। इनर्शिया क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो फोर्स लगाने के बावजूद भी वो रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। और आपका फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, बाय अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी वो रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। देन आफ्टर आपका आता है मोमेंटम, जिसको कि हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। अब देखो मोमेंटम, यहाँ से हमें मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिल गया, p इज इक्वल टू m इंटू v, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास को m से डिनोट किए, वेलोसिटी को v से डिनोट किए, मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट किए। तो अगर हमें फॉर्मूला निकालना होगा कि फाइंड मोमेंटम ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, p इज इक्वल टू m इंटू v। अब मोमेंटम जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने वहां पे देखो न्यूटन पढ़ा। अब न्यूटन एक्चुअली होता क्या है, न्यूटन तो पढ़ लिए, लेकिन अगर आपका एग्जाम में मोस्टली आता है डिफाइन वन न्यूटन, तो वन न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो वन न्यूटन इज अमाउंट ऑफ फोर्स which when applied on the body of mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इतना फोर्स होता है जितना कि अगर हम मास, ये किसी बॉडी में जिसका मास, जिस बॉडी का मास 1 किलोग्राम हो, अगर उसमें अप्लाई करते हैं, उसमें लगाते हैं, तो उस बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड का क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। 1 न्यूटन देखो क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन को हम लोग 10 टू द पावर 5 डाइन से भी नोट करते हैं, डाइन भी आपका एक यूनिट है। देन आफ्टर देखो क्या आता है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, जस्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व एक्सेलरेशन, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी उसमें रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। फोर्स में हमारा एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। देन आफ्टर देखो मैंने यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोला है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और डेरिवेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड डेरिवेशन, ये मुझे आपको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने इन दो टॉपिक्स का एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स को भी जानना है तो जस्ट गो थ्रू बेल आइकन एंड प्रेस इट, दैट्स सो दैट यू कैन get all the notification of my channel। then after just read it। देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका जो सबसे बोल सकते हो जो सबसे चलाऊ एग्जांपल है वो हमें क्या मिलता है, टीचर लोग एक्चुअली बताते क्या है, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने मेरे को थप्पड़ मारोगे, तो हाँ ये एग्जाम्पल हो सकता है। साइंटिफिकली इसका एग्जाम्पल देखो, मैंने बॉल ली, बॉल को ऊपर उछाला, तो इसका एक अलग रीजन भी है कि बॉल नीचे क्यों आती है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अपना पढ़ेंगे। लेकिन अभी जानो कि अगर मैं बॉल को जितने फोर्स से ऊपर मारूंगी वो ऊपर तो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो डाउनवर्ड नीचे भी आ जाएगा। इसका मैंने दोबारा बता रही हूँ कि इसका एक और रीजन है कि वो नीचे क्यों आता है, वो वाला हम लोग टॉपिक अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे। Then after two opposing force are known as action and reaction। तो अब जो दो opposing force होते हैं उन्हें हम लोग action या reaction force भी कहते हैं। होप सो आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, नहीं आया कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड या अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस का लिंक चाहिए तो जस्ट गो थ्रू एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन।